गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बीएमसी एंड जनरल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। हम इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टिम्बर के बारे में पढ़ा था, टिम्बर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, टिम्बर क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। आज हम आपको डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टिम्बर। गुड टिम्बर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। तो एक अच्छी प्रकाष्ठ में निम्न प्रमुख लक्षण होने चाहिए। जैसे प्रकाष्ठ को किसी परिपक्व वृक्ष की अंतःकाष्ठ से लेना चाहिए जिससे उसमें रस बिल्कुल ना हो। ठीक है, यानी कि जो हमारा वृक्ष होता है उसका अंदर वाला भाग लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, किसी ठोस चीज़ से टकराने पर साफ एवं मधुर आवाज़ आनी चाहिए। जब किसी चीज़ से टकराए तो उसमें साफ और मधुर आवाज़ आनी चाहिए। एनुअल रिंग नियमित होने चाहिए। आपने देखा होगा जो वार्षिक बल है होता है ट्री के अंदर। सामान्यतः संकीर्ण वार्षिक बलों वाली प्रकाश सबसे अधिक होती है। रेसे सीधे एवं पास पास होने चाहिए। नई कटी हुई सतह से अच्छी भीनी भीनी गंध निकलनी चाहिए। चीरते समय आरे के दांते मारने नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार के दोष जैसे मृत गांठें, विपाट आदि नहीं होने चाहिए। रंधा करने पर चिकनी एवं चमकीली सतह बननी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर क्या होता है? प्रकाष्ठ का रूपांतरण कैसे होता है? वृक्ष को गिराने के पश्चात उसे उपयुक्त माप तथा अनुच्छेद में काटने की क्रिया को प्रकाष्ठ का रूपांतरण कन्वर्जन ऑफ टिम्बर कहते हैं। यह क्रिया शक्ति चलित हस्तचलित आरो द्वारा होती है। ये मैं शायद आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो इससे मैं आगे बढ़ूँगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिक्टेट कर दिया था, सॉरी स्टूडेंट्स। ये मैं आपको फिर से डिक्टेट करने लगा, बट कोई नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। आर्य चिनाई ये भी मैंने पढ़ा दिया था। सीजनिंग ऑफ टिम्बर पढ़ना था हमने चिराई के बारे में पढ़ लिया था। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। ताज़े कटे हुए पेड़ों या वृक्षों में कुछ नमी रहती है और इस नमी को हटाने हेतु जो उपचार किया जाता है वह प्रकाश संशोषण या सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है। संशोषण की क्रिया के अंतर्गत प्रकाष्ठ के सभी भागों से समान गति से आर्द्रता नमी को निकाल दिया जाता है। अगर थोड़ी नमी रहती भी है तो वह समान रूप से प्रकाष्ठ में वितरित रहती है। यदि आर्द्रता नमी को ना निकाला जाए तो प्रकाष्ठ घट सकती है और टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है तथा सड़ सकती है। प्रकाश संशोधन के प्रमुख लाभ उद्देश्य निम्न हैं। यानी कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मतलब है जो हमारी लकड़ी गीली होती है तो अगर हम उसे नहीं सुखाएंगे तो वो टेढ़ी भी हो सकती है, सड़ भी सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सीजनिंग ऑफ टिम्बर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। संशोषित प्रकाष्ठ में घुन, दीमक, फंगस आदि लगने की संभावना कम हो जाती है। संशोषित प्रकाष्ठ विद्युत अवरोधी हो जाती है। प्रकाष्ठ की सामर्थ्य में लगभग दोगुनी वृद्धि हो जाती है। सूख जाने की वजह से सिकुड़न की संभावना नहीं रहती। प्रकाष्ठ पर परिरक्षण लेप करना सरल हो जाता है। प्रकाष्ठ पर सजावटी पेंट या पॉलिश करना सरल हो जाता है। लकड़ी में से नमी निकल जाती है जिससे लकड़ी हल्की पड़ जाती है। यह अधिक टिकाऊ हो जाती है। राइट। इसके बाद है हमारा प्रकाष्ठ में दोष, डिफेक्ट्स इन टिम्बर। प्रकाष्ठ में तीन विभिन्न अवस्थाओं में दोष उत्पन्न हो सकते हैं। वृक्ष की वृद्धि के समय विकसित दोष, वृक्ष के कटते समय उत्पन्न दोष। ठीक। थर्ड है प्रकाष्ठ के संशोषण के समय उत्पन्न दोष, यानी जब हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर करते हैं। प्रकाष्ठ में पाए जाने वाले विभिन्न दोष हैं जैसे गांठें। आपने देखा होगा जो हमारे पेड़ होते हैं उनमें गांठें कुबर टाइप का निकल आता है। तो तने एवं टहनियों के जोड़ों पर रेशों की दिशा भिन्न हो जाती है। ऐसे स्थानों पर रेशे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ओवरलैप जाते हैं और गांठ कहलाते हैं। गांठ दो प्रकार की होती है, मृत या ढीली गांठ, जीवित या दृढ़ गांठ, यानी डेड लॉसिस नॉट, लाइव और साउंड नॉट्स।
मृत या ढीली गांठें, डेड और लॉसिस नॉट, जिस कास्ट को प्रकास्ट से अलग किया जा सके वह मृत या ढीली गांठ कहलाती है। और जीवित या दृढ़ गांठ, लाइव और साउंड नॉट, जिस गांठ को प्रकाश से अलग न किया जा सके अर्थात जो प्रकाश से दृढ़तापूर्वक जुड़ी हो वह जीवित या दृढ़ गांठ कहलाती है। यह दोष गंभीर नहीं माना जाता। नेक्स्ट है हमारा बी, विपाट। 6, लकड़ी के फटने को विपाट कहते हैं। फटने की प्रकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। तारा विपाट, स्टार शेक। इस तरह के दोष सामान्यतः संशोषण के समय उत्पन्न होते हैं। जब वृक्ष को काटने के बाद धूप में रख दिया जाता है तब वृद्धि होने पर बाहर की लकड़ी शीघ्र सूख जाती है लेकिन अंदर की अंतःकाष्ठ नहीं सूखती। इस ताप अंतर से सिकुड़न होती है और दरारों में विपाट 6 पड़ जाते हैं और यह विपाट बाहर की ओर चौड़ी होती है जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। अंदर की तरफ कम हो जाती है। इसकी दिशा आर्य रेडियल होती है, चित्र में आप देख रहे हैं। फिर है हमारा सार विपाट, हार्ट शेक। हार्ट शेक क्या होता है? यह भी आर्य विपाट रेडियल शेक है जो पित्त से प्रारंभ होती है और यह मज्जा रेशम की दिशा में रस कास्ट यानी कि सैपवुड की तरह यानी बाहर की तरफ होती है। सैपवुड हमारा यानी कि रस कास्ट वह होता है जब लकड़ी हमारी गीली होती है तो जो गीलापन होता है, नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो हमारा कहलाता है सैपवुड की तरफ यानी बाहर की तरफ होती है और ये प्रकाश के आंतरिक भाग में सिकुड़न के कारण होते हैं और इस विपाट से कास्ट में क्षय के आरंभ होने का संकेत मिलता है। थर्ड पॉइंट है कठोर या बलय विपाट, रिंग शेक और कप शेक। बेवक्र फटाव जो एक बलय को दूसरे बलय से आंशिक या पूर्ण रूप से अलग करते हैं बलय विपाट कहते हैं। तेज हवा में वृक्षों के अधिक हिलने या कम उम्र के वृक्ष में उपस्थित अधिक नमी पर कोहरे का प्रभाव होने के कारण ये विपाट बन जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है आर्य विपाट रेडियल शेक। आर्य विपाट भी तारा विपाट की ही तरह होते हैं। यह भी संशोषण के लिए अधिक धूप में लट्ठों को डालने के कारण होता है। ये विपाट तारा विपाट की तुलना में बहुत पतले, अनियमित और अनगिनत संख्या में होते हैं। यह भी बाहरी सतह से शुरू होकर केंद्र की तरह आर्य दिशा में बहता है। देखें बलय विपाट, आप देख रहे हैं चित्र में, ये बलीय विपाट है, ये आर्य विपाट है। फिर है मरोड़ रेशे। आपने देखा होगा जो हमारी लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर रेशे भी होते हैं। तो लगातार तेज हवाओं के चलने के कारण या दूसरे वृक्ष के ऊपर आने के कारण वृक्ष सदैव एक ओर को झुका रहता है जिससे उसके रेशे ऐंठे जाते हैं। इस दोष के कारण प्रकाष्ठ बहुत कमज़ोर हो जाती है। मरोड़ रेशे। फिर है सल्क सूजन, रिंड जेल। जब वृक्ष की कोई शाखा अनुचित रूप से काट दी जाती है तो उस जगह एक घाव सा बन जाता है जिसके ऊपर सैपवुड की कई परतें बन जाती हैं और ये परतें पुरानी परतों के साथ ठीक प्रकार से जुड़ नहीं पाती जिससे वहाँ गांठ या कैविटी बन जाता है और ये परतें गलकर फूल जाती हैं जिन्हें सल्क सूजन कहते हैं। राइट। फिर है हमारा फॉक्सीनेश। पेड़ों के किसी भाग में किसी कारण से रस सैप पहुंचना बंद हो जाए तो पेड़ के उस भाग को प्रकाश का रंग पीला पड़ जाता है और सामर्थ्य कम हो जाती है। यह फॉक्सीनेंस रोग कहलाता है। फिर है हमारा धब्बापन, डोटीनेस। यह दोष प्रकाश को ठीक प्रकार हवादार स्थान में न रखने से होता है। इसमें प्रकाश पर चित्तीदार या बिंदु के समान धब्बे पड़ जाते हैं और इस तरह कीड़ा लगने की आशंका रहती है। ये हमारा धब्बापन की बात हो गई। फिर है मोटे रेशे, कोर्स ग्रेन्स क्या होता है? जब वृक्ष शीघ्रता से बढ़ता है तो उसके वार्षिक बलय चौड़े हो जाते हैं
और जो वृक्ष में मोटे रेशे बनाते हैं। और पेड़ को काटने के बाद लगने वाले दोष, बीमारियां, डिजीजेस, डिफेक्ट डेवलप्ड आफ्टर कटिंग ऑफ ट्रीज। वृक्ष को काट कर गिराए जाने के पश्चात इसमें निम्न दोष बीमारियां हो सकती हैं: शुष्क गलन, गीलापन, दीमक व छिद्रक। शुष्क गलन क्या होता है? यह रोग फफूंद के कारण लगता है। फफूंद एक सूक्ष्मदर्शी जीवाणु, माइक्रोस्कोपिक प्लांट और ऑर्गेनिज्म है जो काष्ठ के रेशों पर पलते हैं और फफूंद प्रकाष्ठ को खाकर इसे पाउडर के रूप में बदल देती है और यह बीमारी सीलन में ही बढ़ती है। जब प्रकाष्ठ को ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां मुक्त वायु का संचार नहीं है तो इसका शुष्क गलन होने लगता है और इस दोष की रोकथाम करने के लिए आवश्यक है प्रकाष्ठ के सभी भागों पर वायु का आवागमन बना रहे। इसके अतिरिक्त काष्ठ में नमी का प्रतिशत 20% से कम रहना चाहिए तथा रोगी काष्ठ का काटकर अलग कर देते हैं और शेष भाग पर नीला थोथा का लेप कर देते हैं। गीलापन, वेट रोट क्या होता है? यह लकड़ी का रासायनिक गलन है। इस रोग से प्रकाष्ठ के रेशे गलकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और भूरे पाउडर के रूप में बदल जाते हैं। यह रोग प्रकाष्ठ को एकांतरित, आर्द्र एवं शुष्क वातावरण में रहती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रकाष्ठ को भली प्रकाश से संशोधित करके इसके ऊपर परिरक्षक प्रिजर्वेशन जैसे पेंट, तार आदि का प्रलेप कर देते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट दीमक और छिद्रक, व्हाइट आंट्स एंड बोरेरिस। दीमक रसकाष्ठ सैपवुड को खाकर इसे पाउडर में परिवर्तित कर देती है और यह काष्ठ के लिए अत्यंत घातक है। ये असंख्य कॉलोनियां बनाकर रहती है। काष्ठ को एक बार दीमक लग जाने पर इसका उपचार कठिन है। समुद्री छिद्रक काष्ठ को नहीं खाते वरना इसमें छिद्र करके अपना ठिकाना बना लेते हैं। ऐसी छिद्रित काष्ठ अपनी सामर्थ्य तथा रूप खो देती है। इसके बाद है हमारा प्रकाष्ठ के उपयोग। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी बार आता है। इंजीनियर कार्यों में प्रकाष्ठ का प्रयोग बहुतायत के साथ किया जाता है। प्रकाष्ठ के कुछ प्रमुख इंजीनियर उपयोग निम्न प्रकार हैं, जैसे भवन निर्माण में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। प्रकाष्ठ का उपयोग भवन निर्माण में धरन, कड़ियाँ, लिंटल, लकड़ी के फर्श, दरवाजे, खिड़कियों की चौखटें, कपाट, लकड़ी का जीना, विभाजक दीवारों आदि के लिए किया जाता है। फिर है अस्थायी निर्माण में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इन सभी जगह यूज़ करते हैं। अस्थायी निर्माण जैसे छप्पर, मचान, पाड़, फर्माबंदी, टूलाबंदी। फर्माबंदी टूलाबंदी से मतलब है जब हम घर बनाते हैं तो जब हम टिम्बर की या लकड़ियों से जो पाड़ या मचान बांधते हैं उसे फर्माबंदी या टूलाबंदी कहते हैं। परिवहन एवं रेल मार्गों में, रेलगाड़ी के डिब्बे, सड़क के वाहन, रेल मार्ग के स्लीपर। स्लीपर आप जानते होंगे क्या होते हैं स्लीपर? आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन जिन पटरियों पे चलती है उनके बीच में सीमेंट के बड़े बड़े गिर्डर लगे होते हैं या फिर लकड़ी के लगे होते हैं। पहले जब हम यूज़ करते थे वो लकड़ी के यूज़ करते थे, फिर अब हम लकड़ी की यूज़ कम करते हैं क्योंकि लकड़ी जो होती है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। उसकी जो लाइफ लॉन्ग है यानी उसकी जो आयु है वो कम होती है, तो इसीलिए हम अब सीमेंट आरसीसी के स्लीपर्स का यूज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्लीपर, राइट। इसके बाद है हमारा उद्योगों में, जैसे प्लाईबोर्ड में, सलाई, मैच बॉक्स दिया सलाई में, गत्ता, कागज, पेपर, पैकिंग, बॉक्स, बोर्ड में आदि में प्रकाष्ठ का उपयोग होता है। लकड़ी से ही हमारा कागज बनता है। सामान्य कार्यों में जनरल पर्पस जैसे घरेलू फर्नीचर हो गया हमारा, औजारों के हैंडल हो गए, टूल हैंडल, कैंप का सामान हो गया,
खेलों का सामान हो गया, स्पोर्ट्स गुड्स आदि के निर्माण में प्रकाष्ठ का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। फिर है समुद्री कार्यों में मैरीन वर्क जैसे नाव, मालवाहक जहाज, गोदी कार्य आदि के निर्माण कार्यों में प्रकाष्ठ का प्रयोग करते हैं। फिर है संचार व्यवस्था में टेली कम्युनिकेशन, बिजली की फिटिंग, स्तंभ, विद्युत बोर्ड आदि में भी प्रकाष्ठ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग संरचनाओं में इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन जैसे रेलिंग, पुल, छत, कैंचियों, नावों के पुल, मशीनों व मोटरों की नींव, प्लेटफॉर्म आदि के निर्माण के लिए भी प्रकाष्ठ का उपयोग होता है। फिर है प्रिजर्वेशंस ऑफ टिम्बर, भले ही प्रकाष्ठ उच्च कोटि की हो और भली भांति संशोषित हो, तापमान होने वाले परिवर्तन तथा आर्द्रता, शुष्क परिस्थितियों के कारण दीमक, घुन आदि लगने की संभावना रहती है। अतः प्रकाष्ठ को रोगों से बचाने के लिए उसका परीक्षण करना आवश्यक है। परीक्षण के निम्न लाभ हैं, जैसे प्रकाष्ठ संरचना चिरस्थायी तथा दृढ़ रिजिड हो जाती है, प्रकाष्ठ की आयु बढ़ जाती है, दीमक, घुन, कीट आदि लगने का भय नहीं रहता। परिरक्षक के रूप में सामान्यतः निम्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है। केमिकल सॉल्ट रासायनिक लवण, तारकोल कोलतार, एसक्यू क्रोसेट, टेलिएपेंट, सोलीगन्नम पेंट। परिरक्षक लगाने की विभिन्न विधियां निम्न हैं। पहला है सरफेस ट्रीटमेंट। क्या होता है सरफेस ट्रीटमेंट? इस उपचार के अंतर्गत प्रकाष्ठ की सतह की परिरक्षित किया जाता है। प्रकाष्ठ के विभिन्न सतह उपचार निम्न हैं। जलना या झुलसाना, चायरिंग। इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाष्ठ का वह भाग जो जमीन में गाड़ा जाना हो, आग में झुलसा देते हैं और फिर उसे जमीन में गाड़ते हैं। इससे प्रकाष्ठ में कीट आदि नहीं लगता। यह क्रिया निम्न श्रेणी की प्रकाष्ठ के लिए की जाती है। फिर है हमारा टॉरिंग। इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाष्ठ के जमीन में गाड़े जाने वाले भाग पर कोलतार का प्रलेप कर देते हैं। इससे प्रकाष्ठ पर कीट, फफूंदी आदि नहीं लगते। फिर है हमारा एसक्यू ट्रीटमेंट। इस उपचार के अंतर्गत आर्सेनिक तथा कॉपर के घोल का प्रकाष्ठ पर प्रलेपन करते हैं। इससे भी प्रकाष्ठ परिरक्षित होता है। पेंटिंग तथा पॉलिशिंग। इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाष्ठ की सतह पर पेंटिंग तथा पॉलिशिंग कर दी जाती है, जिससे प्रकाष्ठ परिरक्षित तो होती ही है, साथ ही सुंदर भी दिखाई पड़ती है। फिर है शीतन उपचार, शॉकिंग ट्रीटमेंट। इस उपचार के अंतर्गत प्रकाष्ठ का रासायनिक लवणों के घोल में डुबो कर रखा जाता है, जिससे रसायन प्रकाष्ठ की सतह में अंदर तक प्रविष्ट कर जाता है और प्रकाष्ठ को परिरक्षित करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाष्ठ के व्यापारिक आकार, मार्केट साइज ऑफ टिम्बर। क्या होता है मार्केट साइज ऑफ टिम्बर? बाजार में सामान्यतः उपलब्ध होने वाले प्रकाष्ठ के विभिन्न व्यापारिक आकार निम्न हैं। जैसे हमारा गोल लट्ठा, लॉग। यह वृक्ष का किसी भी माप को बेलनाकार भाग होता है। इसकी गोलाई लंबाई वृक्ष के आकार पर निर्भर करती है और परिवहन की सुविधा को दृष्टि रखते हुए इसे उपयुक्त माप में काट लिया जाता है और प्रकाष्ठ के अनुरूप लट्ठों को चीरकर ही प्राप्त किए जाते हैं। चौरस लट्ठा या सहती, वॉल्क। उपयुक्त लंबाई के ऐसे खंड जिनके परिच्छेद का एक माप 5 सेंटीमीटर से अधिक तथा दूसरा 20 सेंटीमीटर से अधिक होता है, सहतीर कहलाते हैं। यह धरनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लीपर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। स्लीपर की चिराई करके प्रकाष्ठ के अन्य खंड जैसे बत्ते, तख्ते इत्यादि बनाए जाते हैं। स्लीपर का प्रयोग रेल की पटरियां बिछाने के लिए किया जाता है। फिर है उपकड़ी, स्कैटलिंग। इसकी चौड़ाई
अथवा मोटाई 5 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 20 सेंटीमीटर तक होती है। तख्ता प्लैंक, इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से अधिक और मोटाई 5 सेंटीमीटर तक होती है। ये 2 मीटर से 5 मीटर तक की लंबाई के होते हैं। बत्ता बैटिन, चिरी हुई ऐसी लकड़ी जिसके परिच्छेद की चौड़ाई तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती बत्ता कहलाती है। जैसे बल्ली, कम मोटे तने वाले वृक्ष बल्ली बनाने के काम आते हैं। यह सामान्य मोटे सिरे पर 25 से 30 सेंटीमीटर व्यास तथा पतले सिरे पर 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास की होती हैं। इनकी लंबाई 6 मीटर से 10 मीटर तक होती है। ये प्रायः डूला बांधने तथा टेक लगाने के काम आती है। फिर है प्रोडक्ट्स ऑफ टिम्बर। प्रीकास्ट को अधिक लाभकारी तथा उपयोगी बनाने के लिए इसके विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये उत्पाद पुनर्रचित प्रीकास्ट कहलाते हैं। इन उत्पादों को आधुनिक फैक्ट्रियों में तथा उन्नत निर्माण कार्य तकनीकों का प्रयोग करके बनाया जाता है। और प्रीकास्ट के मुख्य उत्पाद निम्नलिखित हैं, जैसे बीनियर, प्लाईबोर्ड, पट्टलित या परतदार तख्ता, ब्लॉक बोर्ड, बत्ता तख्ता या बैटन बोर्ड, फाइबर बोर्ड, हार्ड बोर्ड, प्लास्टिक लेपित सीटें, पीवीसी बोर्ड, राइट। इसके बाद है हमारा बीनियर। क्या होता है बीनियर? अच्छी प्रकार की लकड़ी की बहुत ही पतली 1 mm से 6 mm परतें लेयर होती हैं। ये परतें निम्न श्रेणी की लकड़ी की सुंदरता तथा उपयोगिता बढ़ाने के लिए उनके ऊपर चिपका दी जाती हैं। इसे प्लाई के नाम से भी जाना जाता है। फिर है बीनियर को कास्ट के गोलाकार लट्ठों से छीलकर प्राप्त किया जाता है। लट्ठों को वेपर द्वारा नरम करके खराद मशीन पर चढ़ा दिया जाता है और लंबे समय तेज धार वाले चाकू से इसकी पतली लंबी परतें उतार ली जाती हैं। अब इन परतों को भट्टियों में ध्यानपूर्वक सुखा लिया जाता है। और बीनियर बनाने के लिए सामान्यतः टीक, रोजवुड, तुन, अखरोट आदि लकड़ी प्रयोग की जाती है। फिर है हमारा प्लाईवुड। प्लाईवुड क्या होता है? कई बीरियर या प्लाई को एक दूसरे के ऊपर रखकर तथा सरेस से जोड़कर प्लाईवुड बनाई जाती है। और प्लाई हमेशा विषम ऑड संख्या जैसे 3, 5, 7 में रखा जाता है। 2 बीनियर को इस प्रकार जोड़ा जाता है जिससे उनके रेसे फाइबर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें। आवश्यक मोटाई प्राप्त करने के लिए कई परतों को परस्पर जोड़ा जाता है और परतों को जोड़कर उन्हें रोलर के माध्यम से गुजारा जाता है जिससे वे प्रेस होकर सूख जाती है और भली भांति चिपक जाती है। इसके बाद ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट करके प्लाईवुड को अंतिम रूप दे दिया जाता है। और प्लाईवुड में ऊपर नीचे की प्लाई उच्च कोटि की प्रयोग करके इसे अधिक आकर्षक बनाया जाता है। और बाहरी प्लाई को फलक प्लाई तथा भीतरी प्लाई को कोर प्लाई कहते हैं। और कोर के लिए घटिया प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। व्यापारिक रूप से 3 या 5 प्लाई वाली प्लाईवुड अधिक प्रयोग की जाती है। प्लाईवुड की मोटाई 3 mm से 6 mm, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर, लंबाई 210 सेंटीमीटर तक होती है। प्लाईवुड के लाभ। एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड। प्लाईवुड के प्रयोग के प्रमुख लाभ निम्न हैं। स्ट्रेंथफुल, समान मोटाई की अन्य लकड़ी की तुलना में प्लाईवुड बहुत अधिक सामर्थ्यवान होती है क्योंकि क्रॉस फाइबर इसको सामर्थ्यवान बनाते हैं। लचकदार, फ्लेक्सिबल, यह पर्याप्त लचकदार तथा एवं टिकाऊ होती है। इसको आवश्यकता अनुसार मोड़ा जा सकता है। फिर है आकर्षक, अट्रैक्टिव, यह सुंदर, सपाट, आकर्षक होती है। इस पर पेंट वार्निश करके इसकी सुंदरता को और भी निखारा जा सकता है। फिर है वर्केबिलिटी, इसको आसानी के साथ काटा तथा जोड़ा जा सकता है। इस पर अन्य कार्य भी आसानी से किए जा सकते हैं। फिर है जॉइंटलेस,
यह बड़े बड़े मापों में तैयार किए जा सकती है। इसमें अनावश्यक जोड़ों को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। दोष मुक्त, नो डिफेक्ट। प्लाईवुड में ऐंठन, ट्विस्ट, तरेड़, क्रैक्स, फटान, फ्रैक्चर आदि नहीं होती। मितव्यय इकोनॉमिकल, माप तथा मोटाई को देखते हुए यह अन्य लकड़ी से सस्ती होती है। वेट, यह भार में अपेक्षाकृत हल्की होती है। प्लाईवुड के अलाव, प्लाईवुड का प्रमुख एकमात्र अलाव यह है कि यह नमी से बहुत जल्द प्रभावित होती है। नमी के संपर्क में आने पर इसकी परतें उखड़ने लगती हैं तथा फूल जाती हैं, और यह प्लाईवुड को ध्यानपूर्वक प्रयोग किया जाए तथा नमी से दूर रखा जाए तो यह बहुत लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद प्लाईवुड के उपयोग, ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। अपने बेहतरीन गुणों के कारण प्लाईवुड का इंजीनियरिंग कार्यों में बहुत प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्लाईवुड का इंजीनियरिंग में। रेल के डिब्बों में, जहाज़ों में, वाहनों की छतों में आदि में अस्तरण, लाइनिंग के रूप में। लकड़ी की विभाजक दीवारों जैसे केबिन तथा नियंत्रण कक्ष के निर्माण के लिए, कंक्रीट स्तंभों आदि के कारण फर्माबंदी के लिए, बक्से तथा कैबिनेट बनाने के लिए, ढालू छतों की भीतरी सतह तथा सजावटी फलकों के लिए, फर्नीचर के टॉप बनाने के लिए, दरवाजे तथा खिड़कियों के निर्माण में। फिर है पटलित या परतदार तख्ता। बोर्ड ये कहलाता है। इनका प्रयोग विभाजक दीवार, पार्टीशंस, वॉल, कपाटों, डोर्स, छतों के भीतरी सतहों, सीलिंग के लिए होता है। इनके भीतरी भाग में सस्ती लकड़ी की चिरी हुई 1 से 6 mm मोटाई की धज्जियाँ, स्ट्रिप्स रखकर तथा उसके ऊपर नीचे प्लाई लगाकर परतदार तख्ते बनाए जाते हैं। ये तख्ते हल्के परंतु दृढ़ होते हैं। इनमें दरारें तथा फटाव नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक बोर्ड। ब्लॉक बोर्ड का निर्माण भी परतदार तख्ते के समान ही होता है, परंतु इसके कोर में 25 mm 1 इंच चौड़ी लकड़ी की मोटी पट्टियाँ प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, पट्टियों के ऊपर नीचे आकर्षक प्लाई सीट सरेस का प्रयोग करके तथा दबाकर चिपका दी जाती है, और ब्लॉक बोर्ड को 12 mm से 50 mm की मोटाई में बनाते हैं। फिर है हमारा बैटन बोर्ड। कोर में से लकड़ी के बत्ते बैटन जो 75 mm चौड़े होते हैं लगाकर इसके ऊपर तथा नीचे ब्लॉक बोर्ड की भांति प्लाई चिपका दी जाती है। फिर है फाइबर बोर्ड। हार्ड बोर्ड बनाने के लिए सूखी जड़ें, घास फूस, कागज, पेड़ों की छीलन, लकड़ी का बुरादा तथा छीलन, सरकंडे, प्लाई, बेंत के रेशे आदि को सरेस तथा रोल में मिलाकर इसकी लुगदी बनाई जाती है। अब इसे गर्म करके उच्च दाब पर रोलरों द्वारा बेलकर 3 mm से 20 mm तक मोटी सपाट सीटें तैयार कर लेते हैं। फिर सीटों को सुखाकर इन पर ऊष्मा का उपचार करते हैं, जैसे कि चित्र में देख रहे हैं आप। ये सीटें फाइबर बोर्ड के नाम से भी पहचानी जाती हैं, और फाइबर बोर्ड को रंध्रमय भी बनाया जाता है, जिससे ये ऊष्मा तथा ध्वनि अवरोधक बन जाते हैं। ये बोर्ड हल्के, सस्ते, मजबूत, टिकाऊ और इलास्टिक होती है। इनमें टेढ़े मेढ़े सिकुड़ते नहीं हैं। बाज़ार में कुछ पेटेंट नाम से उपलब्ध हैं। कैसे उपलब्ध हैं? पेटेंट नाम से ये उपलब्ध हैं, जैसे मैसोनाइट, सेलोटेक्स बोर्ड, इजेक्सिस बोर्ड, ट्रीटेक्स आदि। इन्हें सीलन से दूर रखना चाहिए। ये दीवारें छत के भीतरी भागों को, डोर्स, मेज के टॉप तथा ऊष्मा का ध्वनि कुचालकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर इसके बाद है हार्ड बोर्ड। ये तख्ते रेसे तख्तों की भांति लकड़ी की छीलन, बुरादा, कास्ट, अवशेष आदि के रेशों से बनाए जाते हैं। प्लास्टिक लेपित सीटें। प्लास्टिक लेपित सीटों को वास्तव में लकड़ी के विनियर या प्लास्टिक की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। ठीक है,
यह बाजार में सनमाइका, फोरमाइका, डेकोलकलम, सनग्लासेस इत्यादि व्यापारिक नामों से मिलती है। 2.4 mm इंटू 1.2 mm तथा 2.7 mm इंटू 1.2 mm होता है। इन चादरों का उपयोग मेज की ऊपरी सतह, टॉप ऑफ द टेबल, फर्नीचर, अलमारी, दीवारों के पैनल, काउंट, दरवाजे आदि के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिर है पीवीसी बोर्ड, विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण में पॉलीमेरिशन से बनता है। इन पर अम्ल, तेल व अन्य रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाष्ठ की सीट की बाहरी पीवीसी सीट चिपकाकर पीवीसी बोर्ड बनाए जाते हैं। यह बोर्ड काफ़ी हद तक ऊष्मा व जल सह होते हैं। राइट, ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ये फर्स्ट चैप्टर था आपका जनरल इंजीनियरिंग एंड बीएमसी का। ये आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ईंट के बनाने के लिए उपयुक्त साधारण मृदा के प्रमुख अवयव लिखिए। ईंट की माप तथा भार पर टिप्पणी कीजिए। पकी ईंटों को भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। प्रथम श्रेणी की ईंट के प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। ईंटों के विनिर्माण के लिए स्थल के चुनाव की प्रमुख बातें लिखिए। मिट्टी की सघनता परीक्षण किस प्रकार करते हैं। स्थायी भट्टे तथा पजाऊ भट्टे में प्रमुख अंतर। ईंट की संपीड़न सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं। जल अवशोषण क्षमता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिएगा। तो ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है बीएमसी एंड जनरल इंजीनियरिंग में, डबल एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच के लिए, सेकंड सेम ओनली। तो इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है टर्म, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।